रेवोल्यूशन किसे कहते हैं? जब कुछ लोग किसी एक पॉलिटिकल सेटअप को चेंज करने की कोशिश करते हैं सडनली या रेडिकली, तो उसको हम लोग रेवोल्यूशन कहते हैं। आसान सी भाषा में यही होता है। आज हम लोग इस वीडियो में फ्रेंच रेवोल्यूशन की कहानी को डिस्कस करेंगे। कैसे एक फ्रांस जो पहले देश मोनार्की था, कैसे वो रिपब्लिक बन जाता है। हम वो सारे इंसिडेंट्स, वो सारे इवेंट्स को डिस्कस करेंगे। वो पूरी कहानी हम लोग देखेंगे कैसे फ्रांस में ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो आसान सी भाषा में अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन एक कहानी है, एक स्टोरी है, कैसे मोनार्की खत्म हो जाती है फ्रांस के अंदर और कैसे फ्रांस एक रिपब्लिक बन जाता है। इसके बीच की सारी डॉट्स जो हैं उनको हम आज इस वीडियो में कनेक्ट करेंगे और पूरा रेवोल्यूशन को समझेंगे। अब जब मैं आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा रहा हूं तो बेसिकली इस रेवोल्यूशन को, इस वीडियो को या इस रेवोल्यूशन को, इस चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहला 14 जुलाई 1789 से पहले क्या चल रहा था, फिर उसके बाद 14 जुलाई 1789 के दिन क्या हुआ और फिर उसके बाद 14 जुलाई 1789 के बाद क्या हुआ। अब आप देखिए यहां पर 14 जुलाई 1789 के दिन ऐसे इवेंट्स हुए, ऐसा इवेंट हुआ, ऐसे इंसिडेंट हुए, ये डेट इतनी ज्यादा हिस्टोरिक हो गई। तो ऐसा क्या हुआ था वो हम यहां डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या चल रहा था फ्रांस के अंदर वो भी जानना जरूरी है कि ये हालात क्यों बने। ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन में ये हालात बन जाएंगे। तो इससे पहले हो क्या रहा था वो भी जानना जरूरी है। और उसके बाद जब ये इवेंट हो गए तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ा, उसका आउटकम क्या पड़ा, वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो जब मैं आपको ये फेज डिस्कस करूंगा 14 जुलाई 1789 से पहले का, तो मैं वो सारे इवेंट्स और सारे इंसिडेंट्स डिस्कस करूंगा जो इस पर्टिकुलर दिन पे फ्रांस को ले आए। ऐसे यहां पर क्या हालात बने, पेरिस, जो सिटी ऑफ पेरिस है, शहर है जो पेरिस का, वो पूरा अलार्मिंग सिचुएशन में आ गया। क्या हो रहा था उस दिन वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद 14 जुलाई 1789 के बाद हम देखेंगे इमीडिएटली, आप देखिए 1791 में फ्रांस का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। आप यहां देखिए 1789 तक इंसिडेंट्स हो रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, कुछ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं जो बड़े बड़े ही ज्यादा अलार्मिंग थे। और विद इन 2 साल के बाद फ्रांस का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे फ्रांस में जो मोनार्की थी वो खत्म होकर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वहां पर आ जाती है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की खत्म होकर फ्रांस एक रिपब्लिक बन जाता है। एंड देन उसके बाद हम लोग यहां पर लास्ट जो पार्ट होगा उसको नेपोलियन बोनापार्ट के साथ डिस्कस करके खत्म करेंगे। राइट, अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 14 जुलाई 1789 के दिन हुआ क्या। देखिए 14 जुलाई 1789 के दिन द सिटी ऑफ पेरिस टोटली अलार्म था। किंग ने ऑर्डर कर दिया था अपने ट्रूप्स को कि वो सिटी के अंदर आ जाएं, यानी कि राजा ने अपनी आर्मी को शहर के अंदर बुला लिया था। अब सवाल है क्यों ये ऑर्डर किंग ने क्यों दिया। क्योंकि ऐसे रूमर्स फैल गए थे, ऐसे अफवाह फैल गए थे कि जो राजा है वो सून, बहुत जल्दी ही अपने जो सेना है उसको ये ऑर्डर कर देगा कि इन लोगों को मार दो। और इसीलिए जो लोग थे वो इसके जवाब में अब गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तोड़ने लग गए और उनके अंदर जा जाके जो हथियार हैं उनको ढूंढने की कोशिश करने लग गए। ठीक है, तो ये जो हालात हैं वो यहां बन रहे थे। इसका रिएक्शन मैंने आपको बताया कि 7,000 लोग जो है अब वो गैदर हो गए थे, इकट्ठा हो गए थे टाउन हॉल के सामने। वो पीपल्स मिलिटिया बना रहे थे, यानी कि लोग अपनी सेना बना रहे थे और वो अलग अलग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में ब्रेक कर रहे थे, तोड़ रहे थे ताकि उनको वहां हथियार मिल जाए। ये पूरा सिनारियो यहां पर जो है वो हुआ। एंड दे फाइनली वो गए और एक जेल कम प्रिजन था, या मैं कहूं एक फोर्ट कम प्रिजन था, यानी कि किला भी था और उसमें बंदी प्रिजनर्स रखे गए थे। उसको हम लोग बैस्टाइल कहते हैं। इस पर्टिकुलर फोर्ट्रेस या फोर्ट कम प्रिजन को स्टॉर्म कर दिया, तोड़ दिया। इनमें से कुछ लोगों ने जाके जो जो कमांडर था उस जेल का उसको मार दिया और जो प्रिजनर्स थे, साथी थे, उनको रिलीज कर दिया। ये पूरी भयानक तस्वीर थी फ्रांस की जो 14 जुलाई 1789 को हुआ। आप एक बार इमेजिन करके देखिए, 7,000 लोग टाउन हॉल के सामने इकट्ठा हैं। वो राजा के खिलाफ वहां पर आवाज उठाए हुए हैं। उन्होंने अपना मिलिट्री बनाना शुरू कर दिया क्योंकि उनको ये रूमर्स मिले हैं कि राजा उनको सून यहां अपनी सेना को ऑर्डर कर देगा कि ओपन फायर कर दो, उन लोगों को मारने लग जाओ। ये पूरी भयानक तस्वीर जो है वो फ्रांस की हुई। और जिस राजा की मैं यहां पर बात कर रहा हूं उसका नाम था लुइस 16। ये बर्बन फैमिली को बिलोंग करते थे। इनकी शादी जो हुई थी वो मैरी एंटोनेट से हुई थी, जो कि ऑस्ट्रिया की यहां पर प्रिंसेस थी। आई होप आप ये पूरा सीन जो है समझ गए होंगे कि 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की ये भयानक तस्वीर थी। लेकिन सवाल ये है कि 14 जुलाई 1789 को यहां पर ये सिनेरियो आया क्यों। इसको समझने के लिए हमको 14 जुलाई 1789 से पहले जाना पड़ेगा। अब 14 जुलाई 1789 से पहले अगर हम बात करें तो 1774 में लुइस 16 जो है वो गद्दी पे बैठते हैं फ्रांस की। और जब वो गद्दी बैठते हैं तो देखते हैं फ्रांस का जो पूरा जो उनका पूरा ट्रेजर है वो पूरा खाली है। फ्रांस जो है कंगाली की तरफ बढ़ रहा है, फ्रांस बैंकरप्ट हो रहा है।
अब फ्रांस के बैंक्रप्सी के क्या कारण थे, यहां पर आपको 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। नंबर 1, लगातार लड़ाई लड़ना, फ्रांस बहुत लड़ाई लड़ रहा था लगातार, जिसकी वजह से उसके जो फंड्स थे वो कम होते जा रहे थे। नंबर 2, एक बहुत ही भव्य और बहुत ही भयानक बड़ा महल है वर्साइल में, जिसको हम बोलते हैं पैलेस ऑफ वर्साइल, उसके कोर्ट को मेंटेन करना बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा खर्चे उस पर होते थे। नंबर 3, फ्रांस ने अमेरिका की 13 कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस दिलाने में मदद करी थी। एक तरह से फ्रांस ने अमेरिका को हेल्प करी थी कि उनकी 13 कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस दिलाई थी ब्रिटेन से, जो कि इन दोनों कंट्रीज का यहां पर क्या था, कॉमन एनिमी था। तो यहां पर जब आप इस तरह के काम करोगे तो आपके खर्चे होंगे ही होंगे। नंबर 4, जो लोन लिया था फ्रांस ने इन लड़ाइयों को लड़ने के लिए, अब जिन लोगों ने लोन दिया था, जिन कंट्रीज ने, अब वो उस पर इंटरेस्ट के साथ पैसा मांग रहे थे, वो भी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। और साथ में इसके अलावा भाई मिसलिनियस खर्चे भी होते हैं, है ना, आर्मी को खर्चा देना है, बिजली है, पानी है, सड़कें हैं, ये सब के खर्चे भी है। तो बेसिकली इन सारे रीजंस की वजह से फ्रांस का जो ट्रेजरी था, जो फंड्स थे, जो पैसा था, वो कम होता चला जा रहा था, एंड दैट इज वाई अब फ्रांस एक कंगाली की तरफ यहां पर बढ़ रहा था। अब फ्रांस के आगे कुछ भी समझने के लिए जरूरी है कि पहले हम फ्रांस की सोसाइटी को समझें। फ्रांस की सोसाइटी बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। नंबर 1, जो चर्च के लोग थे। नंबर 2, किंग्स एंड मिनिस्टर्स थे। और नंबर 3, कॉमन पीपल थे। अब इन्हीं चर्च के लोगों को हम लोग क्लर्जी भी कहते थे, और इसी को हम लोग पीपल ऑफ द फर्स्ट एस्टेट कहते थे। हम किंग्स एंड मिनिस्टर्स की बात करेंगे तो इनके लोगों को नोबिलिटीज कहा जाता था, इसी को सेकंड एस्टेट कहा जाता था, पीपल ऑफ द सेकंड एस्टेट। और यहां पर जो कॉमन मैन थे उनको पीपल ऑफ द थर्ड एस्टेट कहा जाता था। ठीक है, अब यहां देखिए कि ये जो लोग थे ना, ये 2 सेगमेंट के लोग थे, चर्च और जो नोबिलिटीज थे, इनको प्रिविलेजेस मिले हुए थे। क्या प्रिविलेजेस? जैसे बहुत सारे प्रिविलेजेस थे, उनमें से एक था कि इनको टैक्सेस पे करने से एग्जेम्प्ट किया था कि आपको टैक्स नहीं देना है। अब हालात समझो कि फ्रांस में 14 जुलाई 1789 के हालात क्यों आ गए। अब देखो, आप इन दोनों लोगों को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो कॉमन पीपल है उनको टैक्स पे करने पे कहा गया कि आपको टैक्स पे करना है। और यहां पर ये 2 तरीके के टैक्सेस की बात यहां पर आती है। और भी टैक्सेस थे, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल टाइथ था, जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुआ है उसका 1/10 आपको यहां पर पे करना है, दैट इज कॉल्ड टाइथ। ऐसे ही यहां पर टाइल था, ये एक डायरेक्ट टैक्स है जो लोगों से लिया जाता था। ठीक है, तो ये सिनारियो था। लेकिन अब और सिचुएशन कैसे खराब होती गई फ्रांस के अंदर। 1715 में 23 मिलियन पॉपुलेशन थी फ्रांस की, लेकिन आप देखिए 1789 आते आते पॉपुलेशन 28 मिलियन हो गई। जाहिर सी बात है, ऐसे सिनारियो में पॉपुलेशन जब इंक्रीज हो जाएगी तो डिमांड भी चीज़ों की बढ़ जाएगी, और जो फूड ग्रेन्स के प्राइसेस थे फिर वो भी इंक्रीज होने लगे, और वो मैच नहीं कर पाए लोगों की डिमांड से, तो ऑब्वियस सी बात है प्राइसेस जो है बढ़ने लगेंगे। राइट, लेबर वेजेस मैच नहीं कर पाए, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है लेकिन जो वेजेस हैं वो उतने नहीं बढ़ रहे हैं, तो लोगों के पास उतना पैसा नहीं आया, लेकिन प्राइसेस इंक्रीज होते चले गए। दिस लेड टू अ प्रॉब्लम कॉल्ड एज सब्सिस्टेंस क्राइसिस, यानी कि अब जिंदा रहने की वही क्राइसिस हो गई थी कि आप सब्सिस्ट कर ले जाओ, आप खाली जिंदा ही रह जाओ, वही बहुत बड़ी बात है। फ्रांस की हालत दिन पर दिन बदतर होती चली जा रही थी। राइट, अब इसी सिनारियो में मिडिल क्लास का ग्रोथ होता है। अब मिडिल क्लास बेसिकली पास्ट में क्या होता था कि पीजेंट्स एंड वर्कर्स जो थे, है ना, जो कॉमन मैन था, जो थर्ड एस्टेट के लोग थे, वो रिवोल्ट करते थे जब टैक्सेस बढ़ते थे, उनके खिलाफ वो रिवोल्ट करते थे। या फूड स्कार्सिटी होती थी, लोग रिवोल्ट करते थे, लेकिन ये लोग इतना स्ट्रांग रिवोल्ट नहीं कर पाते थे कि सरकारें हिल जाएं। राइट, ऐसे सिनारियो में यहां पर जब 18वीं सेंचुरी की बात शुरुआत होती है तो मिडिल क्लास सामने आता है। मिडिल क्लास में जैसे बिजनेसमैन थे, है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरर्स थे, लॉयर्स थे, मर्चेंट्स थे, ये सब एजुकेटेड क्लास है ना, इनको पता था किस तरह से हमें यहाँ पर रिवोल्ट करना है ना। ये लोग ट्रेड करके अपनी अपनी जीवनी चला रहे थे, अपनी इनको सैलरी, उनको मतलब आमदनी मिल रही थी, कुल मिला के इनका जीवन चल रहा था। ठीक है, तो अब इनके हाथ में एक तरह से इनके पास वो लर्निंग थी कि कैसे हम यहाँ पर गवर्नमेंट को शेक कर सकते हैं और कैसे उसको हिला सकते हैं। राइट, अब यहां पर सिनारियो क्या हुआ, साथ में जब भी आप देखोगे इस तरह का जब कोई माहौल बनता है देश के अंदर, तो हमेशा कुछ इंटेलेक्चुअल्स होते हैं जो गाइड करने के लिए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे, जब इंडिया में मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन शुरू हुआ था तो अन्ना हजारे वाज देयर। राइट, इस तरह से हमेशा, तो आपको रिसेंट एग्जांपल दे रहा हूं, जब भी कोई हम बात करेंगे नेशनलिस्ट मूवमेंट्स होते हैं तो वहां पर कुछ लोग होते हैं जो गाइड करते हैं, है ना, जैसे इंडिया के नेशनल मूवमेंट में भी लोग थे। सिमिलरली यहां पर भी फिलोसफर्स थे, जैसे फॉर एग्जांपल जॉन लॉक। यही बातें जो मिडिल क्लास कह रहे थे, मिडिल क्लास का कहना क्या था, मिडिल क्लास का कहना यह था कि भाई इनका कहना यह था कि भाई देखिए, सबको मतलब आप एक तरह से ये नहीं कर सकते कि आप कुछ राइट्स या सारे राइट्स कुछ ही लोगों को दे दें और कुछ लोगों को आप एकदम उनसे अलग कर दें कि नहीं आपको ये राइट्स नहीं मिलेंगे, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये मिडिल क्लास की यहां पर थ्योरी थी।
ठीक है। तो यही फिलोसफर जो थे वो ये सब बातों को यहाँ पर बोल रहे थे। जैसे जॉन लॉक, उन्होंने अपनी किताब टू ट्रेटाइसेस ऑफ गवर्नमेंट में यहाँ पर जो डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन राइट्स है कि भैया डिवाइन ईश्वर के मतलब गॉडली राइट्स जो हैं वो लोगों को मिलेंगे, कुछ लोगों को, ये इस बात को रिफ्यूट करते हैं। सिमिलरली रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। मॉन्टेस्क्यू कहते हैं कि सारी पावर्स एक हाथ में नहीं होनी चाहिए, पावर शुड बी सेपरेटेड। तो वो अपनी किताब द स्पिरिट ऑफ द लॉज में यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करते हैं बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। तो बेसिकली इन सब लोगों की बैकिंग है, मिडिल क्लास का ग्रोथ होने लगा। प्रॉब्लम ऐसी है कि सबसिस्टेंस क्राइसिस हो रहा है, लोगों से टैक्स लिया जा रहा है, फ्रांस का फंड्स गिर रहे हैं, ये सारे सिनारियो यहां पर थे। अब क्या हुआ कि बेसिकली जब भी टैक्सेस को इंक्रीज करना होता था, भाई जाहिर सी बात है सरकार खर्चा कैसे निकालेगी, टैक्सेस से। और जब इतनी प्रॉब्लम बढ़ गई थी तो सरकार को अपनी आय बढ़ानी थी, अपनी इनकम बढ़ानी थी, तो उसके पास वो तरीका कैसे था, टैक्स लगा के। तो जब भी टैक्स लगाना होता था तो उस टैक्स की मीटिंग को, मतलब टैक्स लगाने के लिए आपको मीटिंग बुलानी पड़ती थी, जिसको हम लोग बोलते थे एस्टेट जनरल की मीटिंग। ठीक है, तो वो मीटिंग को बुलाने की पावर तो किंग के पास थी, लेकिन किंग अकेले टैक्स नहीं लगा सकता था, उसके लिए यहां पर आपको एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी। ठीक है, अब लास्ट टाइम जब ये मीटिंग बुलाई गई थी तो 1614 ईयर था, लेकिन अब जब ये मीटिंग बुलाई जा रही है तो 5 मई 1789 का डेट हो चुका है। अब देखिए कितना क्लोज हम लोग आ चुके हैं, 5 मई 1789 हो चुका है। अब जब यहां पर किंग ने ये मीटिंग बुलाई तो अब सिनारियो वही है, इस एस्टेट जनरल की मीटिंग में कौन कौन था, आपको वही सेम लोग मिलेंगे जो सोसाइटी के अंदर थे, चर्च वाले लोग थे, आपको नोबिलिटीज मिलेंगे, आपको कॉमन मैन मिलेंगे। ठीक है, तो अभी तक क्या होता था, वोटिंग का तरीका था वन एस्टेट वन वोट, यानी ये पूरा एक एस्टेट है, अगर ये सारे लोग बोल देंगे कि हाँ भाई टैक्स बढ़ना चाहिए तो भैया वोट दे दिया, एक वोट हो गया। ये लोग बोल देंगे टैक्स बढ़ना चाहिए, एक वोट हो गया। अब जाहिर सी बात है ये दोनों लोग मिलके काम करते थे, है ना, क्योंकि ये लोग को प्रिविलेजेस मिले हुए थे, ये लोग कभी चाहेंगे ही नहीं कि हमको प्रिविलेजेस हमसे खत्म हो जाए, और ये बेचारा कॉमन मैन था जिसके पास प्रिविलेजेस नहीं थे। ठीक है, तो ये दोनों लोग मिलकर वोट कर देते थे, इनके पास 2 वोट हो जाता था, इनके पास 1 वोट होता था, तो हमेशा टैक्स इंक्रीज हो जाता था। लेकिन इस बार जब किंग ने यहां पर मीटिंग कॉल करी टैक्स इंक्रीज करने के लिए, तो अब इन लोगों ने आवाज उठाई कि नहीं, अब हम ये तरीका नहीं मानेंगे, हम डिमांड करते हैं 1 मेंबर 1 वोट, हर व्यक्ति को 1 वोट मिलना चाहिए। इससे क्या हुआ, यहां पर चर्च क्लर्जी वाले कैटेगरी में आप देखोगे 300 लोग हुआ करते थे, यहां पर भी 300 लोग थे, और यहां पर भी कॉमन पीपल में यहां पर आप देखेंगे तो ये 600 लोग थे। ठीक है ना, इसको करेक्ट कर लीजिए, दिस वॉज 600 पीपल। ठीक है, तो अब जब हर एक मेंबर को 1 वोट दे दिया गया तो यहां पर अब इतना आसान नहीं था कि टैक्स यहां पर इंपोज हो जाएगा। जब किंग ने इनकी बात को रिफ्यूज कर दिया तो ये थर्ड एस्टेट के जो लोग थे वो वॉकआउट कर देते हैं और वो मीटिंग छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। लोगों ने मीटिंग को बॉयकॉट किया, वो एक टेनिस कोर्ट में जाके इकट्ठा हो जाते हैं, और टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए, मतलब ये ऐसा नहीं कि सेम डे हो गया, ठीक है, बाद में लोग गए, लोग टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए। 20 जून 1789 का दिन था जब ये टेनिस कोर्ट में लोग इकट्ठा होते हैं और यहां पर ये कस्में खाते हैं। कस्में वादे क्या खाते हैं, पहला उन्होंने कहा कि भैया हम नेशनल असेंबली हैं, क्योंकि ये लोग जो थर्ड स्टेट के लोग थे ये अपने आप को क्या मानते थे, ये स्पोक्समैन मानते थे कि भैया फ्रेंच नेशन के स्पोक्समैन हम ही हैं। तो इन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया, नंबर 1, और दूसरा उन्होंने कहा कि हम तब तक यहां से नहीं जाएंगे जब तक हम फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना देंगे। राइट, तो ये जो ओथ खाई इन्होंने, कसमें खाई, इसको हम लोग बोलते हैं टेनिस कोर्ट ओथ। ठीक है, इट इज फेमसली कॉल्ड एज द टेनिस कोर्ट ओथ। अब जब ये टेनिस कोर्ट, मतलब ये जब यहां पर चीजें हुई कि लोग आके असेंबल हुए टेनिस कोर्ट ओथ में, इस तरह की ओथ खाई हम ये सब काम करेंगे, तो इस वक्त लोग, इनको जो लीड कर रहे थे लोग, वो थे मराबुए और अबेसियस। मराबुए हु वाज फ्रॉम द सेकंड स्टेट, वो सेकंड स्टेट को बिलोंग कर रहे थे, फिर भी उसके बाद ही वाज थिंक, उनको उसको लग रहा था कि नहीं, ये जो फ्यूडल ड्यूज का तरीका है उसे यहां पर खत्म करना चाहिए। अबेसियस यहां पर इनका एक पैम्पलेट भी आया था, व्हाट इज द थर्ड स्टेट, ये यहां पर पैम्पलेट छपा था। तो जब नेशनल असेंबली बिजी थी वर्साइल में, जब वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रही थी, तब उस वक्त बड़ा ही सीवियर विंटर्स थे, फसल बड़ी खराब होती है, फूड के शॉर्टेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो प्राइसेस हैं फूड के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और इससे लोग जो हैं बड़े ही इंपेशेंट हो जाते हैं। 14 जुलाई का दिन था, यही वो दिन था फाइनली जब 7,000 लोग टाउन हॉल के बाहर गैदर थे, इकट्ठा थे, और वो राजा के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। राजा की बात को मानने को तैयार नहीं थे, वो राजा को मान नहीं रहे थे, उनका कहना था कि नहीं, हमको राजा एक्सेप्टेड नहीं है, हम नेशनल असेंबली है। इस सिनारियो में वो जाते हैं और बैस्टाइल जेल को फोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं, और वहां से कमांडर को मार देते हैं और प्रिजनर्स रिलीज कर देते हैं, हथियार उठा लेते हैं। ये सिनारियो जो है 14 जुलाई 1789 को हुआ था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 14 जुलाई 1789 से पहले क्या था, 14 जुलाई 1789 के दिन क्या हुआ। आई होप ये बात यहां तक आपको क्लियर हो गई होगी। अब आता है इसका लास्ट पार्ट, दैट इज 14 जुलाई 1789 के बाद क्या हुआ। आई होप यहां तक कहानी क्लियर हो गई होगी कि भाई क्यों ये 14 जुलाई 1789 का दिन इतना हिस्टोरिक हुआ, कैसे ये इवेंट्स आए। आई होप ये पूरी कहानी जो बैकड्रॉप में चली वो आपको समझ में आ गई होगी।
आगे बढ़ते हैं। अब रूमर्स, ये अफवाह फैल गई थी कि जो सेकेंड एस्टेट के लोग हैं, नोबिलिटीज, वो थर्ड एस्टेट के लोगों के क्रॉप्स को, फसलों को खत्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। ऐसे में क्या हुआ, थर्ड एस्टेट के लोग गए और वो सेकेंड एस्टेट के घरों में लूटपाट करने लग गए, लूट होने लग गई। और जो डॉक्यूमेंट्स थे, जिन डॉक्यूमेंट्स में जो ड्यूज होते हैं ना इन थर्ड एस्टेट के लोगों के, कि क्या कर्जा वापस करना है, वो सारे डॉक्यूमेंट जला दिए इन लोगों ने। ये सिर्फ रूमर फैली हुई थी, है ना। तो लुइस 16 के हाथ से जो सिचुएशन निकलने लग गई, लुइस 16 ने फाइनली यहां सरेंडर कर दिया। उसने नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज कर लिया और किंग की पावर उसने कह दिया कि ठीक है, मेरी पावर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से यहां पर चेक रहेंगी, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो मुझे यहां पर मानना पड़ेगा। ये सब चीज देयरफॉर 4 अगस्त 1789 को यहां पर 4 चीजें हुई। पहला, नेशनल असेंबली ने डिक्लेयर कर दिया कि अब फ्यूडल सिस्टम जो टैक्सेस का था वो टैक्सेशन खत्म हो गया, क्लर्जी को भी अपने प्रिविलेजेस खत्म करने पड़ गए, टाइट्स को जो टैक्स था याद करो एबॉलिश कर दिया गया, और जो लैंड चर्च ओन कर रही थी वो सारी जमीनों को कन्फिस्केट यानी जब्त कर लिया गया। ये सिनेरियो देखो अब यहां पर चेंज हो रहा है, ये पूरा चीज यहां पर चल रही है, ठीक है। अब फ्रांस जो है वो फाइनली एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गया। क्यों? क्योंकि अब जो मोनार्क है वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाइंड हो गया है, मोनार्क की पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन से बाइंड हो गई है। दैट इज व्हाई फ्रांस में अभी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई है, ठीक है। तो फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस कॉन्स्टिट्यूशन के यहां पर क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, देखिए पहला चीज तो ये कि जो मोनार्क की पावर है उसको लिमिट कर दिया गया, नंबर 1। नंबर 2, पावर्स को सेपरेट कर दिया गया, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, ताकि पावर्स एक हाथ में ना रहे। एंड तीसरा, नेशनल असेंबली जो बनी है वो इनडायरेक्टली यहां पर इलेक्टेड होगी। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना 1791 का, इसमें एक डॉक्यूमेंट था और वो डॉक्यूमेंट को बोलते थे डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजंस, ठीक है। अब इसमें इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इस तरह के राइट्स की यहां बात करी गई, ठीक है ना। जैसे आज आप देखोगे आपके फंडामेंटल राइट्स में जिस तरह की राइट्स बात करी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उस प्रकार की यहां पर चीजें लिखी गई थी। इसको बोला गया नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स, कि भैया ये अब नेचुरल राइट्स हैं, आप इंसान से इसको ले नहीं सकते, ये इनएलिएनेबल हैं, उनसे आप इनको अलग ही नहीं कर सकते, ये चीज यहां पर बोली गई थी। तो नेशनल असेंबली इनडायरेक्टली इलेक्ट होगी, कैसे इलेक्ट होगी, कैसे वोटिंग होगी, वोट करने के लिए यहां पर सिर्फ एक्टिव सिटीजंस अलाउड थे। 2 प्रकार के लोग थे, एक एक्टिव सिटीजंस, दूसरे पैसिव सिटीजंस। पैसिव सिटीजंस को वोट करने का राइट नहीं था। इसमें कौन कौन आता था, जैसे कि वुमेन हो गए, चिल्ड्रन हो गए, या वो लोग जो 25 साल से कम है वो हो गए, है ना। कौन कौन वोट कर सकता था, जो 25 साल से ऊपर है, या जो टैक्सेस पे कर रहे हैं, कितना, 3 दिन के लेबर वेजेस के बराबर जो टैक्स पे कर रहे हैं, उनको वोट करने का अधिकार था। तो ये लोग थे एक्टिव सिटीजंस। अब ये लोग क्या करते थे, ऐसा नहीं कि ये लोग डायरेक्टली नेशनल असेंबली को इलेक्ट कर रहे हैं, क्यों, मैंने कहा ना इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। कैसे? तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग 50,000 इलेक्टर्स को इलेक्ट करते थे, और ये 50,000 इलेक्टर्स जो होते थे वो 745 मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली को यहां पर इलेक्ट किया करते थे। ये था वोटिंग प्रोसीजर। फ्रांस ने फाइनली मोनार्की अबॉलिश कर दी और फ्रांस रिपब्लिक बन गया। अब क्या हुआ आगे देखिए, सिचुएशन फ्रांस में लगातार टेंस होती चली गई। कैसे? अब लुइस 16 बाज नहीं आ रहा था अपने कारनामों से। लुइस 16 जो था उसने सीक्रेटली क्या किया, ऑस्ट्रिया और प्रशिया के साथ मिलकर नेगोशिएशंस कर लिए। अब ऑस्ट्रिया और प्रशिया की हालत खराब थी, क्योंकि पड़ोसी वाले मुल्क में यानी फ्रांस के अंदर बड़ी हालात खराब हो रहे थे, और वही चिंगारी उनके देश में लग रही थी। ऑस्ट्रिया और फ्रांस के लोग, ऑस्ट्रिया और प्रशिया के लोग भी चाहते थे कि कुछ इस प्रकार का सिचुएशन हो जाए। यहाँ पर भी लोग तक उलट पुलट करने लग गए थे। तो यहाँ के राजा जो है बड़ी चिंतित हो गए कि आज जो फ्रांस में हो रहा है कल को हमारे देश में ना होने लग जाए, ठीक है। और यहाँ पर लुइस 16 चाहते थे कि वापस मेरी पावर आ जाए। तो लुइस 16 ने यहाँ पर ऑस्ट्रिया और प्रशिया के साथ मिलकर नेगोशिएशन करना शुरू किया। लेकिन इससे पहले कुछ हो पाता, 1792 में नेशनल असेंबली ने वोट किया कि भैया हम इन पर हमला कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो लड़ाई है वो शुरू हो गई किसमें, कॉमन मैन में और किंग के बीच में, मोनार्क के बीच में। यानी एक तरफ फ्रांस का राजा ये लोग और एक तरफ फ्रांस के कॉमन पीपल लोग, ठीक है ना। तो आप देखिए जहां पर राजा था, राजा की जहां शादी हुई थी ससुराल में एक तरह से हमला हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये लोगों ने इस तरह से लिया कि ये कॉमन मैन की लड़ाई जो है वो राजा के साथ हो रही है। जब इस तरह की लड़ाइयाँ होती हैं तो बड़े ही पैट्रियोटिक सॉन्ग्स गाए जाते हैं, है ना। और जैसे इंडिया की बात भी करें तो इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट में भी ऐसा ही हुआ था, है ना। बहुत सारे पैट्रियोटिक सॉन्ग्स होते हैं जो आपको इस तरह से जो मासेस को मोटिवेट करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हुआ, मार्सिलेज गाया गया जो कि रॉजर डी आयल ने लिखा था, है ना। इसको पहली बार मार्सिलेज में गाया गया था, मर्साइल में गाया गया था वॉलंटियर्स के द्वारा, ठीक है। तो ये आज जो है प्रेजेंटली आप देखोगे तो फ्रांस का नेशनल एंथम बन चुका है, ठीक है। अब सिचुएशन क्या थी कि वॉर चल रही थी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चल रही हैं, है ना। लोग लड़ने गए हैं, औरतें जो हैं वो कमाने का काम कर रही हैं। लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, रिवॉल्यूशन और आगे कंटिन्यू होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन में यहां पर सिर्फ रिचर सेक्शंस को राइट दिए गए हैं, हमारी बात तो कुछ करी नहीं गई है। तो इसका आउटकम क्या निकला, लोगों ने प्लान किया क्या कि भैया हम पॉलिटिकल क्लब्स बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी पॉलिटिकल क्लब्स क्या करेंगे, जहां पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज को डिस्कस करके उनके खिलाफ बातें की जाए,
कैसे हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो पॉलिटिकल क्लब्स फॉर्म हुए, जैसे कि जैकोबिन क्लब था जिसका लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ठीक है, अब ये लोग जो जैकोबिन वाले लोग थे ये एक्चुअली क्या करते थे, ये अपने आप को अलग डिफरेंशिएट दिखाने के लिए ये लॉन्ग स्ट्राइप वाले ट्राउजर्स पहनते थे ताकि वो फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है ना उससे वो अलग दिखाई दें, इसलिए ये लोग ऐसा करते थे। तो मेंबर्स ऑफ दिस क्लब बिलोंग टू लेस प्रॉस्परस सेक्शन। तो जैकोबिन क्लब वाले लोग जो हैं वो लेस प्रॉस्परस सेक्शन को बिलोंग करते थे और उनकी शिकायत यही थी कि भैया इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें लिखी गई हैं वो रिचर सेक्शंस के फेवर में यहां पर लिखी गई है। अब समर आया 1792 का, उस वक्त आप देखोगे तो सप्लाई जो ग्रेन्स की थी कम हो गई, फूड शॉर्टेज बढ़ती चली जा रही थी, सिनेरियो खराब हो रहा था, फूड प्राइसेस बढ़ रहे थे। तो जैकोबिन्स ने यहां पर प्लान किया कि भाई राजा से अब यहां कुछ हो नहीं रहा है राजा से, और इन्होंने प्लान किया कि हम अटैक कर देंगे। फाइनली ऑन 10 अगस्त 1792 उन्होंने पैलेस ऑफ ट्यूलरीज पर अटैक किया, वहां पर किंग का जो गार्ड था उसको मार डाला और किंग को, राजा को बंदी बना के रख लिया, ठीक है ना, हॉस्टेज बना के रख लिया। एंड फाइनली यू विल सी कि इलेक्शंस होते हैं, है ना, रॉयल फैमिली को इंप्रिजन कर दिया गया। और इनफैक्ट आप देखोगे इलेक्शंस जब हुए तो सारे लोग, ऑल द मेन जो अबव 21 ईयर्स ऑफ एज थे, इररिस्पेक्टिव कि उनके पास कितना वेल्थ है, कितना जमीन है, सबको वोटिंग राइट दे दिया गया। ये चेंजेस यहां पर जो हो गए। अब जो नेशनल असेंबली थी वो कन्वेंशन बन जाती है, यानी नेशनल असेंबली को कन्वेंशन करने लगे। आउटकम ये था उसका कि 21 सितंबर 1792 को आप देखोगे मोनार्की जो है टोटली एबॉलिश हो जाती है एंड फ्रांस जो है वो एक रिपब्लिक बन जाता है। प्लस क्या हुआ, लुइस 16 को यहां पर सेंटेंस टू डेथ कर दिया गया, एक कोर्ट के द्वारा चार्ज लगा उस पर ट्रीजन का, और 21 जनवरी 1793 को उनको पब्लिकली यहां पर हैंग कर दिया गया लुइस 16 को। कहां पर, प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड में। और कुछ टाइम के बाद उनकी जो वाइफ थी क्वीन मैरी, उनके साथ भी यहां पर यही सुलूक किया गया, राइट। अब उसके बाद आता है रूल। भैया आपको बताया मैंने कि भैया यहाँ पर जैकोबिन्स जो थे वो आवाज़ उठा रहे थे, जैकोबिन का लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। तो अब जब 1793 का टाइम आया तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर गद्दी पे बैठा, और जब वो गद्दी बैठा तो एक साल का जो टेन्योर है 1793 से 1794 का, उसको हम लोग रेन ऑफ टेरर कहते हैं। क्यों? इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी पॉलिसी बड़ी सीवियर थी, बड़ी कंट्रोल और पनिशमेंट वाली पॉलिसीज थी, ठीक है। कोई भी अगर रिपब्लिक के अगेंस्ट बात करता था तो उसको भैया उठा के वो क्या करता था, गिलोटाइन कर देता था। गिलोटाइन मतलब बताता हूँ आगे क्या होता है। जो कोई भी एनिमी है, जैसे एक्स नोबल्स हो गए, क्लर्जी हो गए, उनको अरेस्ट किया, उनको ट्रायल किया, है ना, और अगर कोर्ट ने उनको गिल्टी पाया तो उनको गिलोटाइन कर दिया। अब गिलोटाइन क्या होता है, ये दो खंबे होते हैं, पोल्स हैं, बीच में ऐसे यहां पर ये देखोगे ब्लेड लगा हुआ है, आदमी को यहां लटाल देंगे गर्दन पर रख के और ये पूरा नीचे गिरा देंगे, मुंडी जो है धड़ से अलग हो जाएगी, ये होता है गिलोटाइन। तो ये कर देता था, ये दिक्कत वाली बात थी। तो ऐसी क्या पॉलिसी थी यहां पर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की, वो देख लेते हैं। देखिए पहला चीज उसने कहा कि भैया सीलिंग लगा दी वेजेस और प्राइसेस के ऊपर, कि भैया मैक्सिमम सीलिंग है, इसके ऊपर ना वेज होगी ना प्राइस होगा, ये एक ऐसा कानून बना दिया। दूसरा उसने कहा मीट और ब्रेड राशन किया जाएगा। नंबर 3 उसने कहा कि पीजेंट्स को फोर्स किया कि आप अपना जो अनाज है वो शहर में लाके वहीं बेचिए और जितना प्राइस हम कह रहे हैं उसी बेचिए। फिर उसके बाद उसने कहा यूज ऑफ एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर ब्रेड मना कर दिया कि भैया जो एक्सपेंसिव ब्रेड है ना वो कोई यूज नहीं करे। क्यों? ताकि इक्वालिटी मेंटेन रहे सोसाइटी के अंदर, राइट। फिर उसने कहा इक्वालिटी को आपको स्पीच के थ्रू बोल के भी आपको इक्वालिटी मेंटेन रखनी है, ऐसा मत बोलिए कि आदमी दूसरा अनइक्वल फील करे। ये सब चीजें होने लगी। सर और मैडम की जगह सिटीजन और सिटीजन ही बोलना पड़ेगा आपको, यानी कि हर आदमी सिटीजन है, कोई ऐसा नहीं कि सर और मैडम, ये सब कुछ नहीं चलेगा। और इसके अलावा चर्चेस जो है वो शट डाउन कर दिए गए। ये सारा चीज हुआ। अब लोग जो है इसकी पॉलिसी से इतना परेशान हो गए कि वो खुद ही मॉडरेशन चाहने लगे। इसके लोग जो उसके सपोर्टर्स थे जैकोबिन मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के, यार भाई ये क्या तरीका है, सीलिंग लगा दिया, आदमी को जीने नहीं दे रहे हो भाई, तुम सांस ही नहीं लेने दे रहे हो, कह रहे हो कैलकुलेटिव सांस लो, इतनी सांस लो, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन एक चीज जो आपको याद रखनी है कि एक बड़ा रिवॉल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म हुआ था, दैट इज एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। वो भी आप देखोगे 1794 में, वो भी फ्रांस के ओवरसीज टेरिटरीज में। पर इसमें फिर भी मैं आपको इतना हाईलाइट इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि 10 साल के बाद नेपोलियन ने उसको स्लेवरी को फिर से रीइंट्रोड्यूस कर दिया, इसलिए मैं इसको यहां पर आपको इतना पॉइंट नहीं किया। तो रॉबेस्पियर की पॉलिसी इतनी हार्श थी कि उनके सपोर्टर्स खुद मॉडरेशन चाहते थे और फाइनली आप देखोगे जुलाई 1794 में खुद कोर्ट ने उसको गिल्टी पाया और खुद मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को भी गिलोटाइन कर दिया गया था। अब फ्रांस में आता है डायरेक्टरी रूल। डायरेक्टरी रूल बेसिकली जब जैकोबिन का रूल खत्म हो गया, जब जैकोबिन की सरकार गिर गई, तो अब वेल्दियर मिडिल क्लास सामने आया। स्टार्टिंग में रिचर क्लास को बोला गया, फिर गरीब क्लास आया, अब वेल्दियर मिडिल क्लास आया जिसने पावर यहां पर सीज कर ली। अब नया कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसमें क्या किया गया, डिनाई कर दिया गया वोट, क्या आपको वोट करने का अधिकार नहीं है टू द नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शन।
अब यहां पर दो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई गई जो यहां पर डायरेक्टरी को अपॉइंट करते थे। इस डायरेक्टरी में 5 मेंबर्स होते थे, है ना। अब ये क्यों किया गया, ताकि कोई पावर एक हाथ में ना हो। जैसे जैकोबिन्स के हाथ में एक हाथ में पावर थी, एक लोग के हाथ में पावर थी, वैसे यहां पर एक हाथ में पावर ना जाए, कंसंट्रेशन ऑफ पावर ना हो, इसलिए डायरेक्टरी यहां बनाई गई जिसमें 5 मेंबर्स होते थे। बट होता क्या था कि अक्सर इन दोनों के बीच में क्लैश हुआ करते थे। जब क्लैश होते थे तो ये लोग इनको क्या करते थे, डिसमिस कर देते थे। तो बेसिकली एक इंस्टेबिलिटी जो है वो फ्रांस के अंदर बनी रही। ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से आप देखोगे कि फ्रांस के अंदर यहां पर नेपोलियन बोनापार्ट की एंट्री होती है। इसके बारे में आपको हम लोग द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का जब मैं वीडियो लेके आऊंगा तो वहां डिस्कस करूंगा इन डिटेल, ठीक है। बट नेपोलियन बनता है, फ्रांस जो है वो नेपोलियन जो है वो एम्परर बनता है फ्रांस का 1804। इनिशियली लोग उसको बड़ा लिबरेटर के रूप में देखते हैं कि भैया मसीहा आ गया, है ना, जो हमको फ्रीडम दिलाएगा, फ्रीडम हमको देगा। लेकिन बाद में देखा कि हाँ ये हर जगह इन्वेडिंग कर रहा है, और बड़ा नेगेटिव हो गया नेपोलियन के खिलाफ। एंड फाइनली इन द बैटल ऑफ वाटरलू वो यहां पर हार जाता है, ठीक है। सो दिस इज इट, द एंटायर चैप्टर ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।